नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन मौलिक अधिकार की आलोचना आज हम लोग देखेंगे और महत्व देखेंगे। मैं आपको पहले ही कह दूं, आप में से जो लोग भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम जिनका टारगेट हो सिविल सर्विसेज नहीं हो, वो चाहे तो ये वीडियो नहीं देखें, ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका समय जाए और फिर आप कहेंगे अरे सर ने आज तो कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो आपके महत्व का आज का वीडियो नहीं है। जो लोग भी वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, आज के वीडियो को चाहे तो स्किप कर दें, ना देखें, ठीक है। हाँ, लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनके लिए तो आप समझ सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में तो बहुत चर्चा मिल जाती है, उसकी आलोचना अगर आपसे करने कह दी जाए या महत्व बताने को कह दिया जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगी। आलोचना तो बहुत ही मुश्किल है, महत्व तो चलिए आप बता भी लेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से, ठीक है। तो आलोचना पढ़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए कई बार आपके पास आता है टिप्पणी लिखने को, कई बार समालोचना करने को, विवेचना करने को आता है, ठीक है। तो इन शब्दों के दृष्टिगत आपको आज का अध्ययन करना है। मौलिक अधिकारों की बहुत सारी अच्छाइयाँ हम लोगों ने चर्चा की हैं, लेकिन आलोचना का बिंदु अगर आपसे कहा जाए तो आलोचना का बिंदु क्या हो सकता है? और आप सिविल सेवा प्रतियोगी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसमें अच्छाई हो और बुराई ना हो, और बुराई हो लेकिन अच्छाई ना हो, ऐसा नहीं है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है। आपको सम्राट अशोक चाहे जितने भव्य व्यक्तित्व के दिखें, अकबर चाहे जितने भव्य व्यक्तित्व के दिखें, लेकिन आलोचना करनी ही होती है कई बार जब प्रश्न में पूछ दिया जाता है तो, ठीक है। और यही हाल राज्य व्यवस्था के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ मौलिक अधिकारों का है। यही हाल कि आपको चाहे जितना वो अच्छा दिख रहा हो, लेकिन जब आलोचना करने को कहा जाएगा तो आपको करना पड़ता ही है, ठीक है। तो चलिए पहले मौलिक अधिकारों की आज आलोचना कर लेते हैं, ठीक है। मैं आराम से ही बोलूँगा, जिसको पॉइंट वाइज नोट करना हो अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ आपको। देखिए, आप देखते हैं मौलिक अधिकार आपने पढ़ा, और मौलिक अधिकारों में जैसे कि याद दिला दूँ आपको 15(3), 15(4), 15(5), ये 15 के अपवाद हैं, 15(1) और 2 के अपवाद। मैंने पढ़ाते समय ये बात बोली है आपको, एक्सेप्शन है, मैंने पढ़ाते समय सब बातें बोली हैं आपको। 16(3), 16(4), 4 का, ठीक है, ये सब अपवाद हैं किसके? 16(1) और 2 के। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा तो की गई है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा अपवाद से या प्रतिबंधों से बाधित करने का भी प्रयास किया गया है, ठीक है। आप देखिए 15(1) और 2 क्या कहता है? 15(1) और 2 कहता है कि पब्लिक प्लेस में भाई सब बराबर होंगे। 15(3), 4, 5 क्या कहता है? वो कहता है भाई स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है, फिर पिछड़े लोगों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। विभेद तो हो गया ना। देखिए, जहां मैंने आपको पढ़ाया था सकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जहां मैंने पढ़ाया था वो अपनी जगह है, आप अपनी मानसिकता उसी पर रखेंगे, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा आलोचना करो तो आप आलोचना तो करेंगे ही, छोड़ेंगे थोड़ी ना फिर, ठीक है। लेकिन आलोचना करने में भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका शब्दों का चयन वो गली मोहल्ले और नुक्कड़ वाला नहीं होना चाहिए, आजकल टीवी के डिबेट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। तो आप लिख सकते हैं असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों व व्याख्या का विषय बन गया है हमारे मूल अधिकार, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे अपवादों की भी चर्चा की गई है,
बहुत सारे, जिसको आप समझते हो ना, बहुत सारे किंतु परंतु उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अपवादों की संख्या के आधार पर आप इस बात को आलोचना कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की। निश्चित रूप से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, लेकिन हमें प्रायः देखने को मिलता है कि लगभग प्रत्येक ही मौलिक अधिकार अन्य अपवादों से घिरे हुए हैं। ठीक है, अपवाद घिरे हुए हैं तो ठीक है, आलोचना का बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी आलोचना समझिए। ये मैंने उदाहरण दिया है, आप भी उदाहरण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरा आर्टिकल लिखेंगे, नहीं, आप लिखिए फिर उदाहरण में, उदाहरण के लिए 15, 3, 4, 5, 15, 1 और 2 के अपवाद हैं। बस ये एक ही उदाहरण बहुत है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी लाइन लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक उदाहरण बहुत है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में वो आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ज्ञान के साथ साथ प्रस्तुतिकरण का परीक्षण है। वैसे भी कोई 200, 300 शब्द सब पढ़े नहीं जाते हैं, इसलिए आपको एक बिल्कुल सटीक लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द आपके बैठ के गिनेगा और पढ़ेगा, नहीं। देखिए 200, 300 और 125, 200 अगर मैं कह रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, हर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। तो इस बात में मत फंसिएगा सर बीपीएससी में तो इतना लिखना होता है, कोई कहेगा यूपीपीएससी में इतना लिखना होता है, कोई कहेगा यूपीएससी में इतना लिखना होता है। तो आप अपने स्तर से बात को समझिए, आप जिसके भी स्टूडेंट हैं उस हिसाब से बात को समझिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप मार अपवाद की लाइन लगा देंगे एकदम, नहीं। उदाहरण ही बहुत है कि आप अपनी बात को कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, स्पष्टता आ जाए, उसको ये ना लगे कि आप तुक्का लगा रहे हो, उस एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप तुक्का लगा रहे हो, बस कहीं रट के आ गए, बस आपने बता दिया, ऐसा ना लगे। इसलिए एक उदाहरण दे दिया, बस पर्याप्त है, ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे दूसरे पे चलते हैं। आप देखेंगे मैंने कल परसों में पढ़ाया आपको कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी उभरता है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में, अगर आपने सुना हो वीडियो तो। परिभाषित नहीं है। ऐसे ही सार्वजनिक हित, ये भी परिभाषित नहीं है। सार्वजनिक आदेश, ये सब कुछ ऐसे शब्द है ना जो परिभाषित ही नहीं है, इनको समझा कैसे जाए। तो इनको लेकर के बड़ी अस्पष्टता है, और ऐसे में जब अस्पष्टता होगी तो ये आम आदमी के समझ के बाहर हो जाएगा, और जैसे ही आम आदमी के समझ के ये बाहर होगा, वैसे ही राज्य द्वारा इसका शोषण होने का जो प्रतिशतता है, जो चांस है, जो अवसर है, वो बढ़ जाएगा। प्रायिकता है, जो वो प्रोबेबिलिटी जिसको समझते हैं, वो बढ़ जाएगी, प्रायिकता। ठीक है, अगर हम अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कभी भी धोखे का शिकार हो जाएंगे, राज्य द्वारा धोखे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब संख्यक तो आपको मैंने सीधा उदाहरण जब 29-30 में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया संविधान में हमारे, तो ये आम व्यक्ति के समझ के वैसे ही बाहर हो जाएगा। मैंने उस समय आपको कुछ किताबों का नाम लेकर के बताया था कि इस किताबों में ये किताब मौन है, ये किताब ये कहती है, वो किताब ये कहती है। वो क्यों कहा था? क्योंकि वाकई में अस्पष्टता है भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से इसको बोल दिया हो या अपने बचने के लिए बोल दिया हो। कई बार आप लोगों के मन में सब बातें आ जाती हैं शिक्षक के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसी ही बात नहीं होती है ना। तो ये आप आलोचना का बिंदु ये भी है कि बहुत सारी अस्पष्टता की वजह से आम आदमी का जो है वो शोषण के जो अवसर हैं राज्य द्वारा वो बढ़ जाते हैं। तो इस आधार पर भी मौलिक अधिकारों की आप आलोचना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मौलिक अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है। स्थायित्व का अभाव है। इस बात को कैसे कह रहा हूं मैं, आपके पास उदाहरण है। 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये तो कोई गारंटी नहीं कि भाई कोई चीज रहेगी तो कब तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि संसद के पास जो मूल ढांचा सिद्धांत जो दिया है न्यायालय ने,
उसके अंतर्गत रहते हुए वो परिवर्तन कर सकता है मौलिक अधिकारों में। तो यहाँ पर बात तो होगी ना, स्थायित्व का अभाव तो हो गया। ठीक है, स्थायित्व का अभाव, जबकि स्थायित्व होना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, ये स्थायित्व होना चाहिए इनमें। ठीक है, चौथे आलोचना करते हैं। चलिए, ये देखिए कई बार हम लोग, आप बताएं आपको, आप सिविल सेवा में भी जब आप देखेंगे कि कई बार आलोचना हम लोग करते हैं कि आओ सखी चुगली करने वाली स्थिति रहती है, आओ सखी चुगली करने वाली। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर तो ऐसे ही बता, ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये करना ही होता है आपको। ठीक है, कोई भी अनुभव वाला व्यक्ति आपको समझा सकता है इस बात को कि जो मैं कह रहा हूं आपको, कि आप कह सकते हैं सर यहाँ पर अपवाद जो आप बता रहे हैं अपवाद नहीं है, लेकिन वो अपवाद जो है वो है, और ये आलोचना का बिंदु हो जाता है। आलोचना में आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेशन जो होता है, सीमितताएं जो होती हैं, उन सब की चर्चा करते हैं। सीमितताएं क्या है उसकी। ठीक है, तो ये बात समझ जाए। हो सकता है आप में से किसी को फील हो, अरे सर ये तो कोई आलोचना का बिंदु ही नहीं है। नहीं है, आलोचना का बिंदु है भाई, कह रहा हूं तो है, कारण भी बता ही रहा हूं मैं सबके साथ। ठीक है, भले आपको वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट, मेरी व्याख्या बहुत ही अच्छी लगी हो, तो उसके बाद ही मैं कह रहा हूं आलोचना का बिंदु, अगर आपसे आलोचना करने को कहा जाए तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें। ठीक है, कई बार ये होता है कि आओ सखी चुगली करने वाला हाल हो जाता है कई बार। चलिए आगे, मौलिक अधिकार की जो यहाँ हमें मिले हुए हैं वो एक तरीके से कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ते हैं, अधूरे अधूरे दिखाई पड़ते हैं। कैसे भाई, काम का अधिकार क्यों नहीं है? काम का अधिकार, या आप इसको लिख लें रोजगार का अधिकार, या तो आप रोजगार दीजिए, रोजगार नहीं है तो फिर रोजगारी भत्ता दीजिए आप। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? ये सब क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए। अगर हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा तो बढ़िया बात है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक, विश्राम का अधिकार होना चाहिए। आजकल देखिए आप, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आप देखेंगे इंटरनेट का अधिकार भी दिया गया है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? अब आप कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अब आप जवाब में कह सकते हैं अरे सर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, या अभी हमारे पास और भी विकास के मानक है, उनको छूना है। ये आप कह सकते हैं, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, कभी कभी आलोचना में वो वाला हाल होता है कि आओ सखी चुगली करें, मतलब कमी जो है तो कहनी पड़ेगी, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये नहीं सोचेंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इन सब में आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों में ना तो सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, और ना आज के जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, जो विकसित लोकतांत्रिक देश हैं, ना ही उनके समान कोई मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आज भी हमारी बहुत बड़ी आबादी स्वच्छ जल नहीं पा रही है। वहाँ पे सर आप इंटरनेट के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये सब तर्क अपने रखे रहिएगा, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं मुझे। लेकिन हाँ, जब आलोचना का कहा जाएगा आप लोग को आलोचना करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अंतर्गत एक रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, विश्राम का अधिकार, विश्राम मतलब आराम करने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी मैं बताऊं, कल की घटना मैं बताता हूँ। न्यूज़ में आया था कि झारखंड में पीएनबी का कोई कर्मचारी था, उसको बेचारे को छुट्टी नहीं मिली होगी, तो सिलेंडर सहित वो आए थे इस्तीफा देने के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के आए थे इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, खैर ये प्रशासन के लचर प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको आलोचना करनी है तो आप करिए। ठीक, चलते हैं आगे। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप क्या करते हो? आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पहुंचते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए याचना करते हो। यही तो करते हो। ठीक,
लेकिन और मतलब मौलिक अधिकारों के लिए आप याचना करते हो, इसीलिए शायद अम्बेडकर जी ने, शायद क्या अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, कि भाई अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, कल हम लोगों ने इसको पढ़ा, अम्बेडकर साहब ने इसीलिए इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, सोल एंड हार्ट कहा है अम्बेडकर साहब ने। लेकिन क्या हमारी न्यायपालिका इतनी सरल है कि तत्काल आपकी सुनवाई हो जाएगी, या इतनी कम खर्चीली है कि हर आदमी वहाँ तक सोच सकता है, या इतनी इतनी हमारे यहाँ विधि साक्षरता है कि लोग समझ सकते, इस बात को जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी मौलिक अधिकारों की एक आलोचना है कि हमारे यहाँ जो न्यायिक उपचार है वो आम आदमी की समझ, न्यायिक उपचार जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जाना, मैं उसको बोल शब्द दे रहा हूँ न्यायिक उपचार, न्यायिक इलाज। तो न्यायिक उपचार आम आदमी की समझ और धैर्य के भी बाहर है। ऐसा नहीं कि आपके तुरंत सुनवाई हो जाएगी, तो वो धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, एक आलोचना का बिंदु ये भी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ आएंगे अगले बिंदु पे चलते हैं। अनुच्छेद 22 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक खंड, अनुच्छेद 22 वैसे क्या है आपको याद होना चाहिए, लेकिन अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर हो जाता है। ऑफलाइन होता तो मैं आप लोगों से पूछ लेता, अनुच्छेद 22 सुनाओ भाई जरा सा, कर कोई बात नहीं, वो भी दिन आएगा जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है आपको, एक निवारक निरुद्ध विधि के अधीन, एक साधारण दंड विधि के अधीन। तो वहां पर आप जो निवारक निरुद्ध अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां कैसे मौलिक अधिकारों को सीमित करते हुए राज्य को स्वतंत्रता दी जा रही है। वहां देखिए कैसे पुलिस अधिकारियों को एक मनमाना व्यवहार करने का अवसर दिया जा रहा है। अनुच्छेद 22 को अगर आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे निवारक निरुद्ध अधिनियम वाला, तो आप ये देखेंगे कि कैसे राज्य की अधिकारों को वहां पर व्यवस्था दी जा रही है, राज्य के जो अधिकार है उनको कैसे बढ़ाया जा रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना सीमित किया जा रहा है। तो ये प्रयास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इन आलोचनाओं से पर्याप्त रूप से आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर लिखने से अलग अगर आगे देखिए तो क्या सच में हमारे मौलिक अधिकार इतने निकृष्ट हैं? अरे निकृष्ट लिखने में है, सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा नहीं है। तो इसको अगर महत्व ले लेते हैं तो हम लोग समालोचना का अगर पूछा जाएगा तो अच्छाई बता देंगे, बुराई बता देंगे, आखिरी में उसका महत्व बता देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहली बात, मौलिक अधिकार किस लिए है हमारे संविधान में? तो भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस लिहाज से? कि जो सरकार का या राज्य को निरंकुश होने से रोकती हैं, निरंकुश होने से रोकती हैं, तानाशाह जिसको आप समझते हैं होने से रोकती हैं, प्रतिबंधित करती हैं। ठीक, राज्य ऐसा नहीं कि मनमाना व्यवहार करेगा, जो मर्जी आए वो करेगा, तानाशाही करेगा, उस व्यवहार को रोकती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होती है कैसे? इन मौलिक अधिकारों से। ठीक, इसके साथ ही देश में विधि का शासन, कानून का शासन स्थापित होता है। ऐसा नहीं कि राज्य के जो मर्जी आए वो कानून बना दिया और उसको लागू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। विधि का शासन होगा, और विधि भी कैसी? युक्त विधि। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया कानून बस चलेगा ही चलेगा, नहीं। मैंने आपको अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट किया है विधि का शासन और विधि सम्यक शासन में क्या अंतर है। वहां पर प्रक्रिया शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन इस चीज को मैंने अनुच्छेद 21 वाला चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो उसको देखिएगा। मैंने दोनों में बढ़िया से अंतर समझाने के ऊपर प्रयास किया है। अच्छा, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग लिख लीजिए, कमजोर वर्ग लिख लीजिए, वंचित वर्ग लिख लीजिए, एक ही बात है, शब्दों में परेशानी होंगे। पिछड़ा, कमजोर, वंचित वर्ग लिख लीजिए, सब एक ही बात है। इनके हितों का संरक्षण कर रही है कहीं ना कहीं,
पिछड़ा है, पिछड़ा में जाति तो नहीं पूछी जा रही है भाई। स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनका विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उनको संरक्षण तो मिल ही रहा है इसी मौलिक अधिकार से। और महत्व क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसकी रक्षा हो रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो रही है। व्यक्ति के गरिमा व सम्मान को सुनिश्चित किया जा रहा है। व्यक्ति का गरिमा व सम्मान, जैसा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीने तक की नहीं है, बल्कि व्यक्ति के गरिमामय जीवन से है, सम्मान सहित जीवन से है। और क्या हो रहा है, सबको धर्म की स्वतंत्रता स्थापित हो रही है, धर्म की स्वतंत्रता सबको मिल रही है, और धर्मनिरपेक्षता भी स्थापित हो रही है इसी मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 25 से 28 जब आप पढ़ते हो तो मैंने इसको बहुत अच्छे से वहां पर समझाया भी है। बस यहां पर क्या कर रहा हूं, पॉइंट को बाहर कर दे रहा हूं ताकि आपको उत्तर लिखने में समस्या ना हो, आपको अलग से समझने में समस्या ना हो। आपके लिए सब कुछ एक जगह मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से आप उत्तर लेखन कर सकें, चीजों को समझ सकें। ठीक है, अच्छा, और क्या कर रहा है, और आम नागरिक जो हैं, हम और आप, नागरिकों को, या आम ना लिखे तो आप सिर्फ नागरिकों को ही लिख दें, नागरिकों को राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान कर रहा है। भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना का अवसर प्रदान कर रहा है, अनुच्छेद 16। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है भौतिक व नैतिक सुरक्षा के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है उसको भी उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि आप देखिए, भौतिक और नैतिक, सुनिए जरा सा, आप पढ़ेंगे कि विशाखा केस में कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है उससे सुरक्षा दी जा रही है, खाने का अधिकार दिया जा रहा है, सोने का अधिकार मिल रहा है। ऐसा नहीं उनके देने से मिल रहा है, मतलब उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं तो हम सो रहे हैं वरना हम सोते नहीं, ये आशय नहीं है। मतलब ये आशय है कि ये अधिकार मेरे पास पहले से है, बस उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा वरना बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। ठीक है, स्वच्छ वायु की बात हो रही है अब, तो ये सब किससे हो रही है, मूल अधिकार से ही तो बात हो रही है। आप देखिए, बहुत जो पुराने जितने भी नगर की बसाहट है उसमें आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज को बाहर ले जाया जा रहा है, फैक्ट्रीज को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। और अगर कोई हेरिटेज है आसपास तो उसमें और भी बहुत सारे मानकों का प्रयोग किया जा रहा है पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। ठीक, आपको विदेश जाने का अधिकारता यहीं पर सुनिश्चित की गई है। पत्रकारिता के लिए अधिकार आपको यहीं सुनिश्चित, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी यहीं पर दी गई है। ठीक, तो महत्व है। तो आप अंतिम में सब समालोचना करने को आएगा तो आप लिखेंगे, यह सही, यह उचित ही है कि मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अपवाद हैं जो कि भारत की विविधता से उत्पन्न है। ध्यान दीजिए शब्दों को, जो कि भारत की विविधता से उत्पन्न है। अब वो आप घर में ही आप विभेद कब करते हैं, जब विविधता हो। कोई एक व्यक्ति है जो ज़्यादा कमा रहा है, एक बेटा है जो है कम कमा रहा है, तब पिताजी कहते हैं कम कमाने वाले को साथ, कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, परेशान मत हो। और बड़े वाले से भी कहते हैं या दूसरे वाले से कहते हैं कि भाई उसका ध्यान देना, उसकी ऐसी सी बात है। ठीक है, तो ये विभेद कब उत्पन्न होता है, जब विविधता होती है। तो आप कहें, लिखें उसमें, ऐसा नहीं करें अंधाधुंध की आलोचना करनी है, नहीं, फिर आप लिखें उसमें कि भाई जो विविधता, जो अपवाद है वो विविधता का परिणाम है और इसका महत्व इससे ही कम नहीं हो जाता है। क्योंकि अब आगे, क्योंकि से इन सब चीज़ों को कॉमा लगा लगा के आप जोड़ करके लिख दीजिएगा, बढ़िया से उत्तर हो जाएगा। जिनको कम शब्दों में लिखना है वो कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, जिनको ज़्यादा शब्दों में लिखना है तो एक एक पॉइंट को थोड़ा सा एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करते हुए लिख देंगे, पर्याप्त रूप से अच्छा आंसर हो जाएगा। लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई समस्या है तो बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मौलिक अधिकार आज समाप्त होता है हमारा पूरी तरीके से, सभी आयामों के साथ। मैं कह रहा हूँ सभी आयामों के साथ, ना सिर्फ मैंने अनुच्छेद बताया आपको, उसकी व्याख्या की, आपको उसकी आलोचना की, उसका महत्व बताया। ठीक है, फिर भी आपको कोई समस्या महसूस होती है तो कमेंट कीजिएगा, आपको उत्तर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।